हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी 91 पे। तो दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट की श्रृंखला चल रही है, बहुत ही शानदार सी श्रृंखला है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑल इंडिया टेस्ट चल रहा है भैया। जो पूरे भारतवर्ष के बच्चे हैं वो दिल्ली पुलिस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, आप किसी भी पुलिस के एग्जाम की तैयारी करते हो इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं जल्दी से। एक बार वीडियो को फटाफट सब लोग शेयर कर दो भैया, हर जगह, हर ग्रुप में, हर जगह आप फैला दिया करो। और ये काम ईमानदारी से किया करो अपनी जिंदगी में। अगर फ्री में कोई टीचर पढ़ाता है तो उसकी क्लास को ईमानदारी में शेयर किया करो, वरना तुम्हारे अंदर ईमानदारी नहीं है। स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो तुम्हें फायदा क्या होगा, सुनो ध्यान से मेरी काम की बात। अगर स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको क्या फायदा होगा, आपको यहां पे जो टेस्ट चल रहा है वो टेस्ट आपको मिल सकता है। आप टेस्ट दे सकते हैं, वहां पे लाइव टेस्ट दे सकते हैं, जान सकते हैं कि आप कितना स्कोर करते हैं, कितना स्कोर और करने की जरूरत है, और क्या क्या इंप्रूवमेंट जरूरी है आपके लाइफ में। ये सब कुछ उस टेस्ट के नजरिए से आप जान सकते हैं। मैथ्स में अगर कोई डाउट है तो आप इस चीज को टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ लो, शुभम सिंह मैथ्स, SHUBHAM SINGHMATHS। इसको मैथ्स, शुभम सिंह मैथ्स अपने टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए और जल्दी से मैथ्स के ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। वहां डिस्कशन ग्रुप है, आप अपने क्वेश्चंस की क्वेरी भी कर सकते हैं, साथ ही मैथ्स की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलती रहती है, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम स्क्रीन पे आ चुका है, आ गया है, देख लो कंप्यूटर महोदय, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। आता माजी सटकली, देखो 36 आदमी मिलकर 140 मीटर दीवार 21 दिन में बना लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाए तो कितने आदमियों की आवश्यकता बनेगी। तो बहुत इजी मिल गया, देखो P1 T1 बराबर में P1 T1 बटे में W1 बराबर में P2 T2 बटे में W2। देखो पहले 36 आदमी हैं, 140 मीटर दीवार है, 21 दिन में बनाते हैं, 140 मीटर उनका काम है। बाद में उसी दीवार को P2 कितने दिन में बनाएंगे, 14 दिन में बनाना। उसी दीवार को, मतलब 140 मीटर की ही दीवार है, 140 से 140 खत्म, 7 से काटना शुरू कर दो, 7 दूनी के 14, 7 त्रिके 21, 2 से काट दे इसको 18 बार में, 18 3 54, यानी कि बाद में उन्हें 54 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत इजी सा सवाल मिल गया भैया। दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट श्रृंखला चल रही है, याद रखना इस बात को, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भैया, ठीक है ना। रेडी फॉर दैट। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी का अनुपात 8:9 है, दूसरी तीसरी का अनुपात 3:4 है, पहली और तीसरी का गुणनफल इतना है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। पहले तो आप तीनों संख्याओं का अनुपात निकालो। N1 1 अनुपाते N2 2 8:9, ठीक है। और N2 2 इंटू में N3 3 दिया है, 3:4, देखो, ठीक है। अंग्रेजी लोग कैसे अंग्रेजी बोलते हैं बताओ, मेरे को तो आता नहीं, आप बताओ। हाउ यू, कैसे हो आप सभी। N1 अनुपाते N2 अनुपाते N3 देखते हैं कितना हो जाएगा भैया। 3 से गुणा करो, देखो ये कट जाएगा, 3 से काट दो। देखो 3 से काट सकते हो, काटना है तो काट दो, वरना कोई बात नहीं, यहां से काट दो, छोड़ो मत काटो। 3 से 8 त्रिके 24, 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36, यही कह रहा था, 3 से काट देते तो काम हो जाता। 3 से काटो, 12:9 अनुपाते 12, तो ना 3 से काटोगे तो 8 आएगा ना, 8:9 अनुपाते 12, ठीक है ना। ये बना इनका अनुपात। फाइनली तीनों संख्याओं का जो अनुपात बना है N1 अनुपाते N2 अनुपाते N3, वो यही बना है 8:9 अनुपाते 12। अब यहां से मेरी बात को जरा सुन लो, ध्यान से समझ लो। आपसे क्या है, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, पहली संख्या 8 है और तीसरी संख्या 12 है, तो आप इस बार गुणनफल अगर कहा है तो आप 8 नहीं मान सकते, आपको 8x और 12x मानना पड़ेगा, और गुणनफल आपको कितना दिया है, 2400, ठीक है। अब यहां से इसको कैलकुलेट करना है। 12 से काट दिया 200 बार में, और 8 से काट दिया इसको 25 बार में, यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 25। देन x का मान कितना आ गया, 5। x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपसे पूछा है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखो तीनों संख्याओं का योग मतलब, तीनों संख्या मतलब कौन कौन सी बताओ। कौन सा कलर ले लो बताओ, इसको ले लो, चलो चलो। तीनों संख्याओं का योग मतलब ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन तीनों का योग बताना है आपको। बताओ योग कितना आएगा, 12 8 20 9 29, 29x, 29x, x का मान 5 है तो 29 गुणे 5 145। तीनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 145। अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही। एक गोलार्ध मतलब आधा कटोरा की त्रिज्या 6 है तो धारिता बताओ। आयतन बता देना है, 2/3 πr³। तो 2/3 गुणे 22/7 गुणे में r का मान है 6, 6 का क्यूब 216,
3 से काट दो, 7 2 72, और तो कट नहीं रहा है, बाकी सबका गुणा करना है। 22 दूनी के 44, 44 का गुणा कर दो, 44 गुणे 72 डिवाइड बाई 7, ठीक है ना। अब यहां से देखो कितना हो जाएगा, देखो जिसको काटो, 44 दूनी 88 को 8, 44 सत्ते 44 पचे होता है कितना, 44 पचे 220 हो जाएगा ना, हाँ 44 पचे 220, और फिर 2 बार और है, 44 दूनी 88, 220 में 88 जोड़ दिया 308, 308 हो गया, ठीक है ना, 308, 308, और वहां से कितना था कैरी, 22 दूनी के 44 दूनी 88, 8 था कैरी, 308 में 8 जोड़ दिया 316 डिवाइड बाई 7, 7 चौक 28, कितना बचा 3, 7 पचे 35, कितना बचा 1, 7 दूनी के 14, कितना बचा 4, 7 पचे 35, कितना बचा 5, 7 सते 49, कितना बचा कुछ नहीं, छोड़ो, 452.57 आ गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आपका आंसर आ गया इतना, इतना उसकी धारिता आएगी, उस कटोरे में इतना पानी आएगा, कितना 427.57। चलो वीडियो को लाइक करते रहा करो बीच बीच में, है ना, जितने लोग भी देखा करो, और आंसर करो जल्दी से, ऐसे सवालों का आंसर आपको तुरंत करना चाहिए। चलो देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 7 8 से प्रत्येक दशा भाग करने पर 3 बचे, लेकिन 9 से भाग करने पर कोई शेष ना बचे। ऐसा सवाल हमेशा बनता है। अब देखो आपको क्या कह रहा है, 9 से भाग करने पर कुछ भी शेष ना बचे, ऐसा कहा है, तो पहले 9 से भाग करके देख लो कोई शेष बच रहा है कि नहीं। 9 से भाग का मतलब 9 से भाग करने पर कोई शेष ना बचे, मतलब 9 से संख्या कट जानी चाहिए। 9 से कटने का मेथड क्या है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 7 7 14, 14 और 1 15, 15 और 6 15 6 21, 9 से नहीं कट रहा है, मतलब 9 से भाग करने पर कुछ भी शेष ना बचे, ये नहीं हो सकता। 6 3 9 3 3 6, अब 3 3 6 3 9 9 6 15, ये भी नहीं कट रहा है। 5 2 7 2 9 3 12, ये भी नहीं कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। 6 1 7 और 8 15, 15 3 18, ये 9 से कट रहा है, ये इसका आंसर होगा। अगर मान लो 2 ऑप्शन होते जो 9 से कटते, तब क्या करते, वैसे तो हमने आंसर बता दिया। अगर 2 ऑप्शन होते जो 9 से कटते, तब हम क्या करते, तब आप इनका लसा लेते। बताओ इनका लसा कितना आएगा, 5 6 7 और 8 का लसा, 8 7 56, 25 और 6 मतलब सब है, 840 आएगा। कितना आएगा लसा, 840। आपने इनका एलसीएम निकाला तो 840 आ गया एलसीएम, ठीक है। आपसे कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे, यानी कि आपकी जो संख्या होगी वो 840 प्लस 3 होगी, यानी 843 होगी। अब 843 क्या ये 9 से कटता है कि नहीं, क्योंकि 9 से भाग करने पर कुछ भी शेष ना बचे, तो 9 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो आपने इसको चेक किया कि 9 से कटेगा कि नहीं, तो 4 3 7 7 8 15, ये 9 से नहीं कट रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो जो भी आंसर होगा वो 840 के गुना में ही होगा। तो अब 840 का गुना करो, 840 में 2 का गुणा करो, कितना आएगा 1680, 1680 में 3 जोड़ो, कितना आया 1683। क्या ये आंसर 9 से कट रहा है, इनसे तो कटने पर 3 शेष पाएगा क्योंकि उसी का गुना है तो आएगा, लेकिन क्या ये आंसर 9 से कट रहे हैं, तो आप कहोगे चेक करते हैं। तो 8 नहीं, 9 से डिविजिबिलिटी का मतलब अंकों का योग 9 से कटता है, तो संख्या 9 से कटती है। तो 6 1 7 3 10 8 18, ये संख्या हमारी 9 से कटती है, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। अगर ये भी नहीं 9 से कटता तो फिर इसके गुणे में 3 करते, ठीक है। अगर ये भी नहीं कटता तो गुणे में 4 करते, और तब तक करते जाते जब तक कटना चाहे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर पर साधारण ब्याज और उतनी ही राशि एक बैंक में 5 वर्ष के लिए 15% वार्षिक सामग्री पर जमा करता है। यदि दोनों ब्याजों का अंतर 1350 है तो प्रत्येक स्थिति में उसने कितना रुपया जमा किया। बहुत अच्छा सवाल है। देखो राम जो है एक कंपनी में निश्चित राशि पर साधारण ब्याज पर, मतलब एक कंपनी में 12% के रेट पे लगाता है 4 वर्ष के लिए, और दूसरे जगह 5 वर्ष के लिए 15% के रेट पे लगाता है। दोनों का रेट जो इंटरेस्ट का अंतर आ रहा है उसका मान दिया है। SI1 माइनस SI2 का अंतर कितना दिया, 1350। SI क्या होता है, RT, 12% का रेट है और 4 साल के लिए, तो 12 चौक कितना होगा, ये दिख नहीं रहा है आपको, चलो 12% का रेट है और 4 साल के, तो 12 चौक 48, 48% यहां आ गया, और यहां पे कितना है 15% का रेट है लेकिन 5 साल के लिए, तो 15 पचे 85, सॉरी 15 पचे 75%। इन दोनों का रेट दिया 1350। 48 और 75 का बताओ डिफरेंस कितना आएगा, 27% का मान 1350 दिया है, 27 पचे 135, 1% का मान आ जाएगा 50। आपसे पूछा है तो उसने कितने रुपए जमा किए थे, दोनों जगह समान पैसा जोड़ के 2 जीरो और बढ़ा दो, 5000 रुपए उसने जमा किए थे, 100% का मान आ जाएगा 5000। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया ये। चलो अगला देखो, 3 मित्र हैं, कितने मित्र हैं, 3 मित्र हैं, आवाज आ रही ना, चलो
तीन मित्र हैं, ए बी सी का जेब खर्च रुपया 80 रुपया है। यदि ए की अपेक्षा बी को दुगना और सी को 3 गुना खर्चा होता है और उनके बिना खर्च किए गए राशि का अनुपात 60 रुपया है, तो ए का खर्च बताओ। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो देखो सवाल को इतना इंटरेस्टिंग बनाया है क्या के कुछ लैंग्वेज का। पहले देखो कई तरह के खर्च दिए हैं। एक आपका जेब खर्च दिया है। जेब खर्च मतलब आपको जितना मिलता है, खर्च कह के आपको कंफ्यूज किया है, आपको कितना मिलता है वो आपका मतलब। तीन मित्र हैं जिनको यहां पे तीन मित्र एबीसी का जेब खर्च इतना, ये औसत दिया है मेरे भाई, जेब खर्च ये औसत दिया है। तीन मित्र एबीसी का जेब खर्च का औसत जेब खर्च, यहां औसत होना चाहिए, क्या होना चाहिए? औसत, है ना? हाँ, यहां औसत होना चाहिए। तीन मित्र हैं जिनका औसत जेब खर्च 80 रुपया है, ठीक है ना? तीन मित्र का औसत जेब खर्च 80 रुपया, ध्यान से देख लेना। अगर औसत है तो तीन मित्र का टोटल जेब खर्च बताओ। टोटल जेब खर्च, टोटल जेब खर्च कितना होगा? 80 रुपया के हिसाब से तीन लोग हैं तो 8 तरीके 240 रुपया, 240 रुपया उन्हें टोटल मिलता है। कह रहा है कि उनके बिना खर्च की गई राशि का औसत 60 है। बिना खर्च की गई राशि का औसत, बिना खर्च की गई मतलब जो बचाया है, खर्च नहीं किया मतलब जो बचाया उस जेब खर्च में से, तो उनकी बचत टोटल बचत बताओ। यहां से टोटल बचत मेरे को बताओ कितना है? औसत 60 दिया है तो 60 गुणे 3 का मतलब 180। तीन लोग हैं ना, तो 180 उनका और सभी का कुल मिलाकर टोटल जो उनकी बचत है वो है। तो यहां से बताओ टोटल खर्च कितना होएगा? तीनों का टोटल खर्च कितना आएगा? देखो टोटल मिला के जो उनका जेब खर्चा है वो 240 है, टोटल मिला के जो उनकी बचत है वो 180, यानी तीनों मिलाकर 60 रुपया टोटल मिलाकर खर्च करते हैं। तीनों मिलाकर टोटल 60 रुपया खर्च करते हैं। और यहां से लिखा हुआ है कि ए की अपेक्षा बी दुगना और सी जो है 3 गुना खर्च करता है, तो उनके खर्च के बारे में भी यहां दे दिया है। उनका खर्च कितना दिया देखो, ए की अपेक्षा बी दुगना और सी 3 गुना। मान लो ए x रुपया खर्च करता है तो ये इससे दुगना यानी 2x खर्च करता है और ये इससे 3 गुना यानी 3x खर्च करता है, यही लिखा हुआ है। यानी टोटल मिला के उनका खर्चा बताओ कितना आ रहा है? 2 1 3 2 5 6x और टोटल मिला के 60 रुपया दिया, यानी x का मान कितना आ गया? 10। आपसे किसका पूछा है? ए का खर्च। ए का खर्च आपने कितना माना है बताओ? ए का खर्च आपने x रुपया माना है तो यानी x का मान 10 आ गया है, तो 10 रुपया ए खर्च करेगा। ये वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है? इस सवाल में यहां पे औसत रहेगा, इसको बना लेना। तीन मित्र एबीसी जिनका जेब खर्च कितना रुपया है? औसत, जिनका औसत जेब खर्च 80 रुपया है। तीनों मित्र, जैसे देखो 3 मित्र हैं जिनको औसतन 80 रुपया जेब खर्च मिलता है, यानी उनको कुल मिलाकर 240 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 240 रुपया मिलता है। उस 240 रुपया में से कह रहा है, यहां पे सवाल की भाषा, सब जब खेल है ना पूरा वो भाषा का है। इसी जेब खर्च को खाली ये कह देता कि 3 लोग हैं जिनकी आय 80 है और उनकी बचत 60 है। अगर ऐसा कह देता, सवाल में कुछ नहीं है, एकदम आसान है, लेकिन सवाल की लैंग्वेज को घुमा के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया है। क्या बोला है कि उनका जेब खर्च दिया है औसतन 80 रुपया, तो तीनों मिलाकर अगर 80 रुपया के औसत से खर्च करते हैं तो 3 लोग हैं तो 240 रुपया खर्च करते हैं, तो 240 रुपया तीनों मिलाकर खर्च करते हैं। उसके बाद बोला है उनकी बिना खर्च की गई राशि। अब जो पैसा आपने खर्च ही नहीं किया उस पैसे को आप क्या कहोगे? जैसे मान लो आपके पास पॉकेट में कुछ पैसा है जिसको आपने खर्च ही नहीं किया, तो वो आपकी बचत हुई ना। तो वही उनकी बचत, उसका औसत 60 है, 3 लोग हैं तो 60 के औसत से 180 रुपया उनकी बचत है। तो यहां से बताओ कि उन्होंने खर्च कितना किया? 240 रुपया उनको जेब खर्च मिला था, 80 रुपया उन्होंने 180 रुपया उन्होंने बचा लिया है, यानी उन्होंने कुल मिलाकर 60 रुपया खर्च किया है। उनके खर्च का अनुपात दिया है, ए की अपेक्षा बी दुगुना सी 3 गुना है, ये उनके खर्च का अनुपात है। टोटल खर्च मिला के 6x का मान 60 रुपया आपने निकाला है, तो x का मान आप बता सकते हैं इजीली। बात समझ में आ रही भैया? बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो, आवाज आ रही ना? एक बार कंफर्म कर दो। हाँ, 2 की पावर 18 माइनस में 1 किससे विभाज्य है? देखो 2 की पावर 18 माइनस में 1 किससे विभाज्य है, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, 11 13 17 और ये। देखो जब आप इसको फैक्टर करोगे तो कैसे लिखोगे? 2 की पावर 9 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, यही लिखोगे। अब 2 की पावर 9 का मतलब इसको जब ब्रैकेट खोलोगे तो लिखोगे 2 की पावर 9, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिखोगे तो 2 की पावर 9 माइनस में 1, और अगले ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 2 की पावर 9 प्लस में 1।
ठीक है, आगे देखो क्या लिखोगे, आगे देखो, ये जब आप इसको देखोगे तो ये 2 की पावर 3 का क्यूब है, -1 है, ये 1 का भी क्यूब है, और ये भी 2 की पावर 3 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब है। ठीक है भैया, यही है ना पूरी कहानी। चलो अब यहां समझो, तो ये 2 का क्यूब है, मतलब एक ब्रैकेट में 2 की पावर क्यूब प्लस में 1 माइनस में 1 आएगा, 2 की पावर क्यूब माइनस में 1 एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में 2 की पावर क्यूब का 2 स्क्वायर करेंगे, 2 की पावर 6, यही आएगा ना, 2 की पावर 6 प्लस में 1 और प्लस में 2 ए बी आता है तो 2 की 8 आएगा, प्लस में 8। ठीक है, ये आपका इसका सॉल्व हो गया, इस वाले ब्रैकेट का आपने सॉल्व कर लिया। अब ये एक और है, इसका भी सेम कहानी, 2 की पावर क्यूब प्लस में 1 एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में क्या होगा, 2 की पावर 6 प्लस 1 माइनस आएगा, यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा ए बी, माइनस ए बी मतलब 8, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो इजीली, 2 की पावर क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 1 7, 7 गुणे, इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 6 का मान 64, 64 एक 65, अब 65 और 8 मिलके कितना होता है 73 गुणे में, इसको चेंज करो, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 और 1 मिलके 9 गुणे में, ये 64 एक 65, 64 माइनस 8 56 और 1 57। ठीक है ना, ये बना इसका आंसर। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताओ इसको कौन काट देगा, 11 इसको कहीं काटेगा, नहीं काटेगा, 13 इसको कहीं काटेगा, नहीं काटेगा, 17 इसको कहीं काटेगा, नहीं काटेगा, 19 3 का 57, 19 काट देगा, 19 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये। देखो क्या किया हमने, पहले 2 की पावर 18 माइनस 1 दिया था, 2 की पावर 18 को हम 2 की पावर 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 9 माइनस एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो एक ब्रैकेट में 9 प्लस 1 और एक ब्रैकेट में 9 माइनस 1। यहां तक सवाल एकदम आसान चला आपके लिए। अब 9 को आपको तोड़ना है, तो 9 को आपने क्यूब के फॉर्म में तोड़ा, तो 3 के पावर क्यूब का क्यूब, 2 की पावर क्यूब का क्यूब किया, और माइनस में ये जो था कहां पे गया, हाँ यहां पे, ये जो इसको इस तरह से तोड़ा, मतलब ओवरऑल यहां पे समझो, ये 2 की पावर क्यूब का क्यूब बना एक ब्रैकेट में, ठीक है ना, और दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस में 1 का क्यूब बना, समझ में आया ना, दूसरे ब्रैकेट में माइनस 1 का क्यूब बना, जैसे यहां पे 2 की पावर क्यूब का क्यूब ये बना और माइनस में 1 का क्यूब, ये एक कोष्टक बना यहां से यहां तक। बात समझ में आ रही ना, आगे समझो। उसी तरह से इसको क्यूब का क्यूब किया और इसको क्यूब का क्यूब किया। अब इसको खोलेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। और जब a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी a क्यूब प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इन्हीं फॉर्मूले पे आपको दोनों को ब्रेक करना है, एक बार यहां माइनस दिया है और एक बार यहां प्लस दिया है। तो पहले हमें a माइनस बी लिखना था, तो हमने 2 क्यूब माइनस में 1 लिखा, फिर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखना था, तो हमने पहले 2 की पावर क्यूब का स्क्वायर किया तो पावर में 6 हो गया, फिर हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, फिर इन दोनों का गुणा 2 की पावर क्यूब इंटू में 1 का क्यूब, 2 की पावर क्यूब का मतलब होता है 8, तो 8 गुणे 1 का मतलब 8। ये आपका यहां से यहां तक एक ब्रैकेट समाप्त हो गया। अभी दूसरी कहानी बची हुई थी, तो उसको नीचे वाले से 2 की क्यूब का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में 2 का क्यूब प्लस में 1 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 2 का क्यूब का स्क्वायर 2 की पावर 6 प्लस में 1 का स्क्वायर का 1 और माइनस में ए बी है 2 का क्यूब माइनस इंटू में 1, 8 गुणे 1 का मतलब -8। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, ठीक है। यहां से 2 की पावर 6 होता है 64, 64 और 1 65, 65 और 8 73, तो यहां 73 आ गया। 2 की पावर क्यूब कितना होता है 8, 8 और 1 9, यहां 9 आ गया। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 और 1 65, 65 में से 8 गया तो 57 आया। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से कौन सी संख्या किसी से कटेगी, 11 इनमें से किसी को नहीं काट सकता, 13 इनमें से किसी को नहीं काट सकता,
17 इनमें से किसी को नहीं काट सकता, जबकि 19 तिरिका 57 होता है, 19 काट देगा, इसलिए इसका आंसर 19 होगा। बहुत अच्छा सवाल है भैया, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा अगला देखो, एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाए तो 180, टांगे गिने जाए तो 420। गायों की संख्या, अच्छा गायों में कितने कितने पैर होते हैं? 4, यानी 2 का मल्टीप्लाई करना है गायों की संख्या। अगर गाय पूछे 4 पैर वाला पूछे तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 गुड़े हेड डिफरेंस ऑफ लेग डिवाइड बाई 2, यही ट्रिक होता है। और देखो यहां से ये ट्रिक है, इन दोनों के लिए बता देता हूं आपको। अगर 4 लेग्स वाला पूछे, 4 लेग्स के जानवर का पूछेगा तो आपको 2 गुड़े हेड करना है, और अगर सपोज करो 2 लेग्स वाला पूछेगा तो 4 गुड़े हेड करना है, डिफरेंस ऑफ लेग डिवाइड बाई 2, यही दोनों के लिए ट्रिक होती है। अगर 4 पैर वाले जानवर के बारे में पूछे तो 2 गुड़े उनके सिरों की संख्या माइनस में पैर, और अगर 2 पैर वाले का पूछेगा तो 4 गुड़े सिरों की संख्या माइनस में लेग, और डिवाइड बाई 2 दोनों में होता है। अब गाय के बारे में पूछा है और एक जगह मुर्गी दिया है, तो मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं? मुर्गी देखा होगा ना मुर्गी देखा होगा, मुर्गी के पास मेरे हिसाब से तो 2 ही होते हैं, बाकी तुम देख लेना। गाय के हिसाब से 4 पैर होते हैं, गाय हमने देखा, गाय हमारी माता है। सुनो ध्यान से, अब गाय के पास 4 पैर है, यानी गाय आपसे पूछा है, यहां से गाय आप बता सकते हैं, गाय की संख्या आप बता सकते हैं कैसे? 2 गुड़े हेड करना है, हेड कितने हैं? 180, 180 दूनी के 360, डिफरेंस ऑफ 420 डिवाइड बाई 2 करना है। तो 360 में से 420 गया तो 60 बचा, डिफरेंस ऑफ का मतलब बड़े मान में से छोटे मान को घटा दो, यानी 30 गाय आएंगी। कितनी गाय आएंगी? 30 गाय आएंगी। अच्छा सवाल था। और अगर मुर्गी पूछता तो 180 सिर थे, 30 गाय हैं तो 150 क्या होंगी? मुर्गियां होंगी। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़े देता है। शेष काम को ए अकेले 20 दिनों में पूरा करता है, ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? अच्छा सवाल है, देखो यहां से समझो। कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, ठीक है। वे 20 दिन तक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ देता है। अच्छा, वो अगर 30 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन अगर काम किया तो उनका 10 दिन का काम बचा हुआ है, तो यानी ए प्लस बी का 10 दिन का काम अभी भी शेष है। उसके बाद क्या कहा है कि उसके बाद बी छोड़ देता है, मतलब बी अभी जो उनका 10 दिन का काम शेष है उसको बी छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेला 20 दिन में करता है, माने वो जो उनका 10 दिन का काम था उसी को ए जो है 20 दिन में करता है। यहां से सॉल्व करो, 0 से 0 खत्म। ए प्लस बी बराबर कितना हुआ? 2a। यहां से बताओ ए बराबर बी, यहां से ए और बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1:1 की, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले बताओ टोटल वर्क कितना आएगा, ये उनकी इफिशिएंसी है, जानते रहना। टोटल वर्क उन दोनों की इफिशिएंसी 1 और 1 की है, यानी टोटल इफिशिएंसी 2 की हुई, और टोटल समय कितना लग रहा है दोनों को करने में? 30 दिन का, तो 2 गुणे 30 मतलब टोटल वर्क आपका 60 यूनिट का है। आपसे क्या पूछा है? 60 यूनिट को ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए की इफिशिएंसी कितनी है? 1 की इफिशिएंसी है, तो 60 काम करने के लिए उसे 60 दिन का समय लग जाएगा। अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सा, इस तरह का सवाल मैंने कराया आपको। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल प्रातः 10 बजे खोल दिए जाते हैं, ठीक 4 बजे शाम को टंकी पूरा भरने के लिए ए को कितने बजे बंद कर देना होगा? देखो, एक टंकी है ए जो इसको 10 घंटे में भरता है, एक टंकी है बी जो इसे 12 घंटे में भरता है। बताओ इन दोनों का लसा कितना आएगा? लस आएगा 60, तो यहां से ये इनका आ गया 6 और ये इनका आ गया 5। ये पर घंटे का काम है उनका, 6 और 5 का पर घंटे का काम है। अब आपसे क्या बोला है कि दोनों नलों को 10 बजे सुबह खोल दिया जाता है। कितने बजे सुबह? 10 बजे मॉर्निंग में खोल दिया जाता है। अब बीच में किस वाली टंकी को बंद किया जा रहा है? पहले ये बताओ, बीच में किस वाली टंकी को बंद किया जा रहा है? कह रहा है खोल दिया जाता है शाम को 4 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए। ए को कब बंद किया जाएगा? ए को आप बंद कर रहे हो ना भाई साहब, बीच में आप ए वाले टंकी को बंद कर रहे हो, यानी बी वाली टंकी को तो बंद कर नहीं रहे हो। यानी बी वाली टंकी स्टार्ट से लेके लास्ट तक चली होगी, जब से टंकी का पानी पाइप खुला होगा और जब तक टंकी भरी ना होगी तब तक बी वाली भर चली होगी। यानी 10 बजे खुली थी और 4 बजे भर रही है, तो 10 से लेके 4 तक होते हैं 6 घंटा, यानी बी ने 6 घंटे काम किया है। बी जो है 6 घंटे तक खुली है। बी पाइप जो है, पाइप बी जो है, समझो
जो पाइप बी है वो 6 घंटे तक खुली है। अगर पाइप बी 6 घंटे तक खुली है तो बी का 6 घंटे का काम बताओ, यहां से बताओ बी का 6 घंटे का काम, 6 गुणे बी की इफिशिएंसी कितनी है 5 यानी 30 काम कंप्लीट है। 30 यूनिट इन्होंने कंप्लीट किया होगा, यानी कि अगर 30 यूनिट बी ने किया, ए ने किया होगा, तो ए का काम बताओ, ए का भरा भाग बताओ, यहां से बताओ ए का भाग, ए का भरा भाग बताओ। ए का भरा भाग आप निकाल सकते हैं। देखो समझो ध्यान से, पूरा काम है आपका 60 यूनिट, टोटल कितना काम है 60 यूनिट है। 60 में से देखो 10 बजे पाइप शुरू हुआ था, 10 बजे पाइप शुरू हुआ था और 4 बजे तक टंकी भरी है, बीच में ए वाले को बंद कर दिया गया है, यानी बी वाला शुरू से लेकर लास्ट तक खुला रहा होगा। तो बी वाला अगर शुरू से लेकर लास्ट तक खुला रहा होगा तो शुरू 10 बजे हुआ था और लास्ट 4 बजे हो रहा है, तो शुरू से लेकर लास्ट कितना हुआ 10 से लेकर 4 यानी 6 घंटा, यानी बी जो है टोटल 6 घंटा खुला रहा होगा। बी 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है तो 6 घंटे में कितना भरेगा 6 25 30 यूनिट अकेले बी भरा होगा। 30 यूनिट अगर अकेले बी भरा है तो 60 में से 30 यूनिट बी ने भर दिया, यानी अभी भी ए को कितना भरना है 30 यूनिट भरना है। तो ए का समय बताओ, ए का समय बताइए आप। 30 यूनिट को भरने के लिए ए किस स्पीड से भर रहा है, जरा ए की इफिशिएंसी बताओ। ए की 6 की इफिशिएंसी है तो 6 के हिसाब से इसको कितना घंटा लगेगा 5 घंटा, यानी कि ए जो है 5 घंटे तक खुला रहा होगा। टोटल ए जो है 5 घंटे तक खुला रहा होगा। 10 बजे पाइप शुरू हुआ था, 10 बजे कहानी शुरू हुई थी, 10 बजे कहानी शुरू हुई थी और 5 घंटे तक ए खुला है, 5 घंटे तक उसने काम किया है। तो 10 बजे से लेकर 5 घंटा कितना होता है, शाम को 3 बज जाते हैं, 3 PM तक चला होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 3 PM। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये, बात समझ में ना। और मेरे लिए सारे क्वेश्चन प्यारे होते हैं। देखो रबर की कीमतों में 25% की कमी होने के बाद एक व्यक्ति 1 रुपया में 2 रबर अधिक खरीद पाता है। अब 1 रुपया में कितने रबर मिलेंगे, देखो यहां से समझो। मूल्य की बात कर रहा हूं मैं आपसे, पहले और बाद में, ठीक है ना। चलो समझो, पहले मान लो 100% मूल्य रहा होगा, तो अब मूल्य आपका कितना है 125% है। 25% की कमी, सॉरी 25% की कमी यानी 75 है। मूल्य का अनुपात बताओ कितना आया, तो 4:3 का अनुपात बना, परसेंट से परसेंट खत्म, 25 × 75, 25 को 100, 4:3 का अनुपात बना। यहां से बताओ उनकी खपत का अनुपात क्या बनेगा। अगर मूल्य का अनुपात 4:3 है तो खपत का अनुपात उल्टा होगा, तो 3:4 हो जाएगा। यानी अब उनकी खपत कितनी बढ़ गई है, देखो पहले जो उनकी खपत थी वो 3 थी, अब उनकी खपत जो है 4 है। कितनी बढ़ी है आप मेरे को बताओ। 3 से 4 जाने में जो वृद्धि हुई है वो 2 के अनुपात में बढ़ी है, सॉरी 1 के अनुपात में बढ़ी है। और 1 का अनुपात का मान दिया है कि 2 रबर अधिक खरीद पाता है। पहले 3 रबर खरीदता, अब 4 रबर, यानी 1 का अनुपात 2 रबर एक्स्ट्रा खरीद पाता है। आपसे पूछा है कि अब मतलब बाद में 1 रुपया में कितना रबर खरीदेगा। रुपया पहले भी अभी भी सेम है, अभी भी उतना ही है, तो 1 रुपया में कितना रबर खरीदेगा। जबकि वृद्धि आपकी 2 की आई है 1 का अनुपात, तो बाद में वो 4 के अनुपात में रबर खरीदता, तो 4 दूनी के 8 रुपया रबर, मतलब 8 रबर वो बाद में खरीद सकता है। कितना रबर, 8 रबर इज द राइट आंसर। 8 रबर वो बाद में खरीदेगा। परसेंट का सवाल है, हमने इसको बताया फ्रैक्शन रेशियो के मेथड से। अगला देखो, वीडियो को लाइक करते रहा करो भाई, लाइक करो यार, इतने कम सारे लोग लाइक किए रहते हैं, बताओ इतने सारे लोग देख रहा हूं। लाइक कर दिया करो भाई, प्यार से बोल रहा हूं। चलो, नदी की पानी 4 kmph की घंटा से बह रहा है। यदि नदी की चौड़ाई गहराई 8 और 4 है तो 15 में कितना पानी समुद्र में जाएगा। देखो पहले बताओ, पानी जितना जाएगा, पानी की जो कैपेसिटी निकालते हैं, आपको याद होगा अगर तो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बताओ, AVT। मैंने क्या बताया था, कैपेसिटी निकालने के लिए एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम करते हैं। एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू में टाइम करते हैं। अविरतता का सिद्धांत, थियरम ऑफ कंटिन्यूटी, जब मैंने पाइप एंड टंकी पढ़ाया था तो फिजिक्स की बात भी तुम्हें समझाया था। ये AVT है। ए का मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड नहीं, टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, टाइम मतलब वेग, ठीक है ना। अब एरिया कितना है,
तो एरिया आपको दिया है 4 मीटर और यहां से 8 मीटर, तो एरिया कितना हुआ 4 गुणे 8, ये आपका एरिया हो गया। स्पीड कितना हुआ 4 किलोमीटर। अब से बताओ ये किलोमीटर में है, ये सारे मीटर में दिए थे, तो किलोमीटर को बदलना पड़ेगा, 4 गुणे में किलोमीटर में बदलना है, 4 गुणे में 5/18 करना पड़ेगा मीटर में बदलने के लिए। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ये इसकी एरिया है, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 4 गुणे 5/18, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। टाइम कितना दिया है 15 मिनट। अब जब आपने 5/18 कर दिया तो सेकंड में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको भी आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 15 गुणे में 60 करना पड़ेगा, तो सेकंड में आ जाएगा। बस इसी को काट पीट के आंसर लाना है। यहां से देखो देखो 3 से काट दिया 9 बार में, नहीं 6 से काट दिया 3 बार में, और 6 से काट दिया 10 बार में, ठीक है ना, और 3 से इसको काट दिया 5 बार में। अब बाकी सब गुणा है, बाकी सब ऊपर का गुणा है। 4 अड़े 32, अब 32 चौक को बताओ, 4 अड़े 32 हो गया है, अब 32 चौक को 128, 128 और यहां पे 25 गुणे 5 है, ठीक है ना, यानी 25 गुणे 10 है, यानी कि यहां से देखो 4 चौको 16 पचे 80, यहां से देखो 80 गुणे 8 पचे 40 गुणे 10, यही है ओवरऑल। देखो गुणा मतलब दिमाग से थोड़ा मल्टीप्लाई करो, 4 गुणे 4 16, 16 पचे 80 हो गया, और 8 गुणे 5 40 हो गया, और 10 बचा है। 8 चौको 32 गुणे 10 मतलब 32 के बाद 3 जीरो लगाना है आपको। इतना मीटर क्यूब में आप पानी लेके आओगे। कैपेसिटी अगर आपसे कभी भी पूछे, पानी की धारिता पूछे, टंकी की धारिता पूछे, अगर आपको ये पता है तभी आप निकाल पाएंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू में कैपेसिटी, ये इसका तरीका होता है। बहुत अच्छा सवाल था ये। अगला देखो, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 18/12 x दिया हुआ है, 18/12 और x का न्यूनतम मान। अब देखो x के मान क्या हो सकते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो तीसरी भुजा होगी वो त्रिभुज की दो शेष दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होगा। मतलब जो x का मान होगा, यहां से देखो, जो x का मान होगा वो छोटा होगा, किससे, इनके दोनों योग से। इनका दोनों का योग कितना होगा 30, 30 से छोटा होगा x का मान, 30 से छोटा होगा x का मान, या फिर इनके अंतर से बड़ा होगा। इनका अंतर 18-12 का अंतर 6, तो 6 से बड़ा होगा, यानी x का मान 30 से छोटा और 6 से बड़ा। मतलब x का मान आप 6 से लेकर 30 के बीच में कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो 6 देखो, 6 से लेकर 30 के बीच में, मतलब 6 से लेकर नहीं, 6 को छोड़कर, 6 से बड़ा और 30 से छोटा, मतलब x का मान 7 से लेकर 29 के बीच में कोई भी हो सकता है। तो 6 तो हो नहीं सकता, 6 से बड़ा चाहिए, लेकिन न्यूनतम आपसे पूछा है तो सबसे छोटा बताना है। सबसे छोटी भुजा कौन सी हो सकती है, 6 नहीं हो सकती लेकिन 7 हो सकती है। सबसे छोटी भुजा ये है, ये दोनों भी होंगी, लेकिन ये 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता, 8 हो सकता है, लेकिन आपसे न्यूनतम पूछा था इसलिए 7 होगा। अच्छा सवाल था। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है, या त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा होता है। सिर्फ यही लॉजिक है इसमें। अगला, एक व्यापार में A और B को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ है, B और C को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ है जिस अनुपात में A और B को हुआ है। यदि लाभ में से A को 6400 और B को 3600 मिला हो तो B को कितने रुपए मिला है। चलो यहां से देखो, मान लो A और B को X और Y का लाभ हुआ है, तो B और C को भी X और Y का ही हुआ है। आपसे कहा है B और C को उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में A और B को हुआ है, यानी इसको भी X और Y का ही हुआ है। यहां से बताओ A B C का अनुपात बताओ, तो ये हो जाएगा x² अनुपाते XY अनुपाते Y²। अब आपसे A को 64 रुपया और C को इतना रुपया मिला है, आपसे ये बोला है। चलो A अनुपाते C का मान बताओ, x² अपॉन में ये Y² है, Y²। इसी का मान आपको दिया है 6400 और डिवाइड बाई 10,000, ठीक है ना। ये पहले 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक है ना भैया। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। x बटे y का मान कितना आया, 8/10, 8/10 आया है। यानी यहां से बताओ, ठीक है, एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, इसका भी मान निकाल लो, तो 4/5। एक्स वाई का मान कितना आएगा, 4/5। नहीं, 4/5 गड़बड़ हो जाएगा मामला।
8 अठे 64, 10 अठे नहीं, सेम रेशियो बनाना है। 4 से काट दिया तो 16 और 25, 4:5। हाँ सही है, 4 16 ना यहां से देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। 4:5 बना ना, 1 मिनट रुक जाओ। ए को जब मिलता है 6400, एक्स का स्क्वायर 6400 है, यानी 80 के अनुपात में आएगा, और इसको मिलता है 10,000, यानी कि इसका 100 के अनुपात में आएगा। ठीक है, तो 80 × 100 यानी 8,000 रुपया मिलेगा। ऐसे लगा लो ना, सिंपल, छोड़ो रेशियो को, मारो गोली, ऐसे लगा लो। देखो यहां से एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 6400 रुपया, सिंपल है। देखो एक्स स्क्वायर का मान ए को मिला है 6400 रुपया, तो एक्स स्क्वायर का मान 64 है, तो एक्स का मान आ जाएगा 80। ठीक है भैया, और वाई स्क्वायर, ये ए का मान है, और वाई स्क्वायर यानी सी का मान है। वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है, 10,000, तो y का मान कितना आ जाएगा, 100। y का मान आ जाएगा 100। आपसे किसका मान पूछा है, b का मान पूछा है। b का मान कितना है, xy है, तो xy का मतलब 80 × 100 कर दो। 80 × 100 का मतलब 8,000 रुपया इनको मिला है। रेशियो के मेथड से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो नहीं दिखा है, ठीक है ना, ये रेशियो नहीं लिखा है, इनका डायरेक्ट वैल्यू लिखा है। x और y का डायरेक्ट वैल्यू लिखा है, तो वैल्यू ही हम पुट करेंगे, रेशियोज नहीं पुट करेंगे। ठीक है ना भैया, देखो ध्यान से, ए और बी को उतना ही अनुपात में मिलता है जितना बी और सी को मिलता है, ऐसा ही बोला है। तो एक्स एक्स मिला, तो इसका ये फाइनल इनका अनुपात बन गया। अब कह रहा है ए को 6400 मिलता है, तो ए का एक्स स्क्वायर का मान 6400 है, तो एक्स का मान 80 आ जाएगा। वाई का मान, वाई स्क्वायर का मान दिया है 10,000, तो ए का वाई का मान आ जाएगा 100, और आपसे एक्स वाई का मान पूछा है जो कि बी का है, तो एक्स वाई का मान आपने सॉल्व कर दिया, 8,000 रुपया आ गया। तो ये आज आपका आखिरी सवाल था, दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट का ये आखिरी सवाल था भैया। आज के 15 सवाल में से आपका स्कोर कितना है, आज की क्लास के एंड में जरूर बताना कि कितना है, क्योंकि आज सवाल थोड़े अच्छे लेवल के थे। ठीक है, तो आपके कितने सही हुए ये मार्क्स जरूर मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक वीडियो को जरूर लाइक कर देना भाई, और जितने लोग देख रहे थे सब लोग वीडियो को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है भाई, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, लव यू ऑल।